हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर ईवीएस की ही क्लास कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता है डेली मॉर्निंग हमारी सुबह 6 बजे ईवीएस की क्लास होती है। तो आज कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि कल हमारा सेशन पूरा ही बेस्ड था, जहाँ पर हम लोग प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम लोग वही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कल के कुछ सेशन में कंप्लीट कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लासेस अब इंक्रीज़ होने वाली है। क्लासेस बढ़ जाएगी, क्लासेस का टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाएगा। बहुत सारे चेंजेस अभी आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आपको सारी ही क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको यहाँ पर दिए गए सारे ही वीडियोस, सारी ही क्लासेस यदि पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ना है। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप हमारी जो प्ले लिस्ट है उस पर जाकर देख सकते हैं। क्लास नंबर 12 करके प्ले लिस्ट में वीडियो रखा हुआ है, आप उसे जाकर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछने की इच्छा रखता है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी बार सीटेट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ वहीं से इजी क्वेश्चन हमारे सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आम का पेड़, सर्प यानी कि स्नेक सांप, पवन या फिर लकड़ी का घर। तो डेफिनेटली लकड़ी का घर हमारे लिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन में नहीं आएगा। वृक्ष, वन हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं। एनिमल्स हो गए, हवा हो गई, ये सारे हमारे प्रकृति द्वारा प्राप्त है, तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन में आ जाएंगे। अगला असत्य कथन आपको यहाँ पर चयन करना है। वनों से हमको विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। क्या ये चीज़ आपके लिए लग रही है आपको कि गलत हो सकती है? वनों में अधिकतर पादप विविधताएं मिलती है। वन मृदा का संरक्षण नहीं करते और वन जल का संरक्षण नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, आपने पहचान दिया होगा आंसर यहाँ पर। वन मृदा का संरक्षण नहीं करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। वन मृदा का संरक्षण करते हैं, क्योंकि वन क्या करते हैं, मृदा का जो अपरदन होता है उसको रोकते हैं, मृदा के अपरदन होने से बचाते हैं। तो वन मृदा का संरक्षण नहीं करते, ये सरासर यहाँ पर गलत है, वनों की तौहीन हो जाएगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही है। अगला है, बंगाल के अराबाड़ी वन क्षेत्र में किन वृक्षों की अधिकता रहती है? टीक वृक्षों की, साल वृक्षों की, बांस के वृक्षों की या फिर मैंग्रोव के वन की? तो यहाँ पर बंगाल का जो अराबाड़ी वन क्षेत्र है वहाँ पर जो है हमें ज़्यादा साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो मैं इसका इमेज आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साल के वृक्ष, इस तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बंगाल के वनों में इनकी ज़्यादा अधिकता पाई जाती है और बंगाल में ही हमारा सुंदर वन है, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? देखिए, ये वृक्ष यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूमि जल स्तर, एक मिनट, भूमि जल स्तर क्षीण नहीं होगा। क्यों क्षीण नहीं होगा या किस वजह से क्षीण नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया है। वनों के विकास एवं वृद्धि से, ताप विद्युत घरों से, वनों की क्षति एवं वर्षा की कमी से, या फिर उच्च जल मांग वाली फसलों को उगाने से। तो भूमि जल स्तर कम, क्षीण होना मतलब कि कम होना, मतलब कि थोड़ा थोड़ा खत्म होते जाना, उसका लेवल गिरते जाना। तो यदि हम लोग जो है वनों का विकास कर रहे हैं और वृद्धि कर रहे हैं तो इससे वर्षा के जल पर या फिर भूमि जल स्तर जो रहता है, ग्राउंड वाटर जो रहता है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने ज़्यादा वनों का विकास, जितने ज़्यादा वनों की वृद्धि होगी, उतना ही ज़्यादा पानी जो है ज़मीन के अंदर संरक्षित, सेफ रहेगा। ताप विद्युत घरों का प्रयोग कर रहे हैं तो पानी का डेफिनेटली यूज़ होगा, पानी, भूमि जल स्तर वहाँ पर घटेगा। वनों की क्षति, वन कम होंगे, वर्षा कम होगी, जल स्तर घटेगा। उच्च जल मांग वाली फसलों को आप यदि उगाएंगे तो डेफिनेटली जल स्तर हमारा कम होना ही है। तो भूमि जल स्तर क्षीण कब नहीं होगा? जब हम वनों के विकास और वृद्धि पर ध्यान देंगे। अब अगला देखिए, बड़े बांध बनाने का विरोध क्यों किया जाता है? सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, पर्यावरणीय हो सकते हैं, सारे ही कारण हो सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। समाज, देखिए समाज के नियमों के विरुद्ध होगा, क्योंकि बड़े बांध बनाएंगे तो वहाँ का आसपास का जो जीवन है, जो जीवन शैली है, वो काफ़ी प्रभावित हो जाएगी, जनजीवन प्रभावित होगा। आर्थिक रूप से भी बहुत नुकसान होगा। पर्यावरणीय, पर्यावरण को तो नुकसान होना ही है। तो सारे ही रीजन यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खादिन, आप इसे खादिण बोल सकते हैं, बंदिश, आहार, कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं जो निम्न का उदाहरण है। क्या ये सारी संरचनाएं अन्न भंडारण के लिए? क्या ये खाद्य भंडारण के लिए? क्या ये जल संग्रहण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए? या फिर ये मृदा संरक्षण के लिए? तो आपने, अगर हो सकता है, बाकी तो नहीं, बट मैं इसका तो श्योरिटी ले सकती हूँ कि ये नाम हो सकता है आपने कहीं सुना हो। राजस्थान में बोला जाता है खादिण।
ठीक है, इसका इमेज देखते हैं, इसकी इमेज से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, इसे खादिड़ बोला जाता है, ये पानी को संरक्षण करने, क्योंकि इसका आंसर है, ये जल संरक्षण करने के तरीके होते हैं। जैसे ही बारिश का पानी आता है तो इस तरीके से बारिश के पानी को ऐसे ब्लॉक्स में इस तरीके से संरक्षित करके रख लिया जाता है ताकि भूमि यहाँ पर नम बनी रहे। 1 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई? क्या चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि पानी को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार से हम लोग रख सकते हैं, इसी का प्रयोग हम लोग आगे फिर इस भूमि, ये जितना भी एरिया होगा ये हमेशा नम बना रहेगा क्योंकि लंबे समय तक पानी यहाँ पर स्टोर रहेगा। इसे खादिड़ यहाँ पर बोला जाता है। और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, हर क्षेत्र में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। चलिए, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन अभी तक बना था कि खादिन और नाड़ी क्या होते हैं। मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, पानी को संरक्षण करने की प्रक्रिया होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। तो महाराष्ट्र में इसे, जैसे राजस्थान में खादिन व नाड़ी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में बंधारस व ताल के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में से बंधिस के नाम से जाना जाता है, बिहार में आहार तथा पाइन के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में से कुल्ह के नाम से जाना जाता है, जम्मू में तालाब के रूप में पानी को संरक्षित करते हैं, तमिलनाडु में एरिस जिसे टैंक बोला जाता है। ऐसे करके हम लोग पानी, जो वर्षा का पानी होता है उसको संरक्षित करते हैं। और केरल में इसे सुरम के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में इसे कट्टा के नाम से जाना जाता है। माना कि नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बस 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। राजस्थान का तो अभी अपन ने देख लिया, खादिन व नाड़ी इस तरीके से पानी को संरक्षित करते हैं। महाराष्ट्र में बंधारस व ताल, छोटे छोटे से तालाब, छोटे छोटे बांध बनाकर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वही बंदिश बांध बनाकर, बिहार में आहार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह बनाकर, जम्मू में तालाब बनाकर, तमिलनाडु में एरिस टैंक, केरल में सुरंग बनाकर और कर्नाटक में कट्टा इत्यादि बनाकर पानी को संरक्षित किया जाता है। टंका बोला जाता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने किया था। ये जो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो ये सारी एनसीईआरटी की ही है। और एनसीईआरटी में हम लोगों ने देखा था, एनसीईआरटी जब हम लोग समरी डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था कि पानी को संरक्षित करने के लिए राजस्थान के लोग जो है घरों के बाहर क्या बनाते हैं, छोटा सा खड्डा बनाते हैं जिसमें वो वर्षा का पानी क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। उसे क्या बोलते हैं वहाँ के लोग? टंका बोलते हैं। ठीक है, हम लोग गड्ढा बोलते हैं, नॉर्मली टैंक बोलते हैं, वहाँ पर उसे टंका बोला जाता है। इस तरीके से हमने राजस्थान करके एक न्यूज़ देखी थी, एक एनसीईआरटी की समरी में देखा था उस पॉइंट को। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 से 2 बार पढ़ना, ये सारे ही नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, खादिन, बंदिश, आहार, कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचना है जो किसको संरक्षित करती है? जो कि जल को संरक्षित करती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए बस आपको याद होना चाहिए कि ये सारे ही नाम, कट्टा को गन वाली कट्टा मत समझ जाना कि जिसे गन से शूट करते कट्टा उसको भी बोलते हैं, पर ये पानी को संरक्षण करने की प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से पदों का सही संयोग युग्म चुनिए जिसमें से जीवाश्म ईंधन आपको नहीं दिखे। इसमें से किस में आपको जीवाश्म ईंधन नहीं दिख रहा है उसको आप जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। पवन, समुद्र, सागर और कोयला, क्या इसमें कोई जीवाश्म ईंधन आपको दिख रहा है? डेफिनेटली दिख रहा है। दूसरा है केरोसिन, पवन और जार। तीसरा है पवन, लकड़ी एवं सूर्य। और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम, लकड़ी और सूर्य। देखो पहले में तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन में आ गया, दूसरे में केरोसिन आ गया और फोर्थ वाले में पेट्रोलियम आ गया। तो पहला, दूसरा और चौथा तो गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो पवन नहीं है, पवन हवा है, लकड़ी लकड़ी है, सूर्य सूर्य है, तो ये जीवाश्म ईंधन में नहीं आते हैं, ये प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप का चयन करिए। आवागमन के लिए कार का उपयोग करना, खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग करना, कपड़ों को रंगने के लिए रासायनिक रंगों डाई का इस्तेमाल करना, या फिर सिंचाई के लिए ऊर्जा उत्पादन करने हेतु हम लोग पवन चक्की का उपयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल आई थिंक आपने सभी ने सही सोचा होगा। हम लोग पर्यावरण मित्र हैं, हम लोग इको फ्रेंडली पर्सन बनना चाहते हैं, इको फ्रेंडली एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंचाई यदि हम लोग करें तो उसके लिए पवन चक्की का प्रयोग कर सकते हैं, न कि हम लोग लाइट वगैरह और दूसरी जो चीज़ें या साधन आते हैं उनका प्रयोग करें। तो आवागमन के लिए आप कार का प्रयोग कर रहे हो, आप सार्वजनिक यातायात के जो साधन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो, गलत बात है। खरीदारी के लिए आप पॉलीथीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? आप बैग का इस्तेमाल करो। ठीक है, पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग बैन है। कपड़ों के लिए आप रंगों के डाई का इस्तेमाल करो, सूती वस्त्र पहनो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इको फ्रेंडली एक्टिविटी यहाँ पर कहलाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाढ़ प्रभावित खड्डों या नालियों में चेक डैम बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं वो आप बताओगे? ये सिंचाई के लिए जल का संग्रहण करते हैं इसलिए चेक डैम बनाए जाते हैं क्या? जल संचय करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं।
भूजल संग्रह करते हैं और जल को स्थायी रखते हैं। अब इन चारों कथन में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे या फिर 4 कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? क्या पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा सही है, या फिर दूसरा और चौथा यहाँ पर हमारा सही होगा? तो सबसे पहले यदि आपने चेक डैम देखा होगा तो एक बार चेक डैम की इमेज हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर मूव करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है आपको, ये चेक डैम कहलाते हैं। इस तरीके से पानी का सबसे मेजर कारण तो ये होता है कि पानी के फ्लो को क्या करते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। पानी जिस बहाव से आता है बीच बीच में इस तरीके से बना से पानी का फ्लो थोड़ा यहाँ पर कम हो जाता है। साथ ही जो अपशिष्ट पदार्थ आ रहा है वो एकदम से इतना फ्लो से नहीं जाता है, यहीं कहीं आसपास रुक जाता है और ये पानी को संचय करके रखने का भी कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि चेक डैम इस तरीके के दिखते हैं, छोटे छोटे से चेक पॉइंट टाइप चेक डैम्स यहाँ पर बना दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही बोला था, बाढ़ प्रभावित खड्डों या नालियों को चेक डैम बनाना बहुत ज़्यादा वहाँ पर आवश्यक हो जाते, बीच बीच में बना लेने चाहिए ताकि क्या हो जाए। ऑप्शन नंबर बी देखो, जल संचय करते तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं। बिल्कुल, मृदा का जो अपरदन होगा आसपास उसको रोकने में मदद करेंगे, जल को स्टोर करके रखेंगे। और तीसरा ऑप्शन भी सेम ही बोल रहा है, भूजल संग्रह करके ये यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा यहाँ पर सही है। जल को स्थायी रूप से संग्रह करके नहीं रखते क्योंकि जल वहाँ पर फ्लो होता रहता है, आगे से पानी आता रहता है, बस उसके बहाव को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ना होते हुए थोड़ा सा कमज़ोर कर देते, इतने फ्लो से पानी को बहने से ये रोकते हैं। ठीक है, ये चेक डैम का मेन वर्क होता है। तो आंसर बी और सी यहाँ पर सही है। चलो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ब्लैंक दिया हुआ है, देन आपसे पूछा हुआ है किस कारण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई थी। अमृता देवी बिश्नोई जो है हमारे पेड़ों से संबंधित है, तो वन संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण करने के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई थी। हर साल ये राष्ट्रीय पुरस्कार जो है बहुत सारी पंचायत या ग्रामीण समितियाँ हो गई या फिर ऐसे व्यक्ति हो गए जो वनों का संरक्षण या फिर वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कौन से आंदोलन का काफी प्रचार प्रसार हुआ था? तो चिपको आंदोलन का हुआ था। वर्षा के जल को एकत्रित करके भूमि के अंदर संग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये प्रक्रिया कहलाती है। अभी अपन कूल्हा और सब कुछ पढ़कर आए हैं। अगला है, जल को नष्ट होने या समाप्त होने या प्रदूषित होने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हम लोग को जल को नष्ट होने से बचाना है, उसको प्रदूषित होने से बचाना है, तो ये क्रिया हमारी यहाँ पर जल संरक्षण कहलाई। और कुआं किस प्रकार का स्रोत है? कुआं जल का स्रोत है जिससे हमें जल की प्राप्ति यहाँ पर होती है। चलिए अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज अपन ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले के, और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ जीवाश्म ईंधन जो उनके एग्जांपल आपको बताना है। तो देखो कोयला और पेट्रोलियम ये सारे हमारे जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और गंगा प्रदूषण का प्रमुख एक कारण क्या है? तो कल भी हम सेम क्वेश्चन किए थे कि जब क्या होता है, जब अर्धजलीय शव जो होते हैं उनको हम लोग गंगा में प्रभावित कर देते हैं तो वो उससे गंगा काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। और साथ ही और क्या हो सकता है, अपशिष्ट जो कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है, पानी है, उसको हम लोग गंगा नदी में बहा देते हैं या फिर डायरेक्टली गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं, तो वो भी गंगा प्रदूषण का प्रमुख कारण यहाँ पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के उस वन का नाम क्या है जिसको संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन का उदाहरण माना जाता है? अभी अपन देख कर आए साल के जो वृक्ष वहाँ पर होते हैं। ठीक है, अरबाड़ी वन होता है, अरबाड़ी वन इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था किस कार्य के लिए की गई थी? वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। वनों को अंधाधुंध कटाव से बचाए गए जो अभियान है उसका नाम क्या है? चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा जो इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये 5 ही क्वेश्चन होकर इनके आंसर हमने यहाँ पर देख लिए। देखो इसमें जल संरक्षण से रिलेटेड 2 पॉइंट और पूछे जाते हैं, तो उन दोनों पॉइंट को आज डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा जो चैप्टर है आज हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कहलाता है? वर्षा जल संरक्षण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो होता है जहाँ पर वर्षा के जल को एकत्रित करके भूमि के अंदर संग्रह करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। रेन वाटर मतलब वर्षा का पानी, हार्वेस्ट करना मतलब उसको बचाना, उसका संग्रहण करना, उसका संरक्षण करना। अगला एक और आता है इसी से सिमिलर है बिल्कुल, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग क्या होता है? ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग मतलब रेन हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण की विधियों के द्वारा जल का भूमि में पुनः संग्रहण करना ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कहलाता है। जैसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, तो उसकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, तो उन विधियों के द्वारा यदि हम लोग जल को भूमि में वापस से संग्रहित कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग कहलाती है। क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जैसे
नॉर्मली हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है कि वर्षा यदि हल्की-हल्की हो तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये हल्का-हल्का जो ड्रॉप आती है, पानी की बूँदें आती है, वो ज़मीन के अंदर जाती है और लंबे समय तक रहती है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा फ़्लो से आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, तो वो बहकर चला जाएगा, नदियों तक पहुँच जाएगा और ज़मीन अच्छे से गीली नहीं हो पाएगी। तो इस पानी को परमानेंटली अपने ज़मीन के अंदर डालना ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग यहाँ पर कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं। बंगाल के जो अराबाड़ी जंगल वन देख रहे हैं कि वनों का एक सबसे अच्छा उदाहरण क्यों है? तो हमने अभी देखा कि साल के वृक्ष जो है वहाँ पर होते हैं, तो क्यों होते हैं इसके पीछे का रीज़न भी हमें पता होना चाहिए। यदि हमसे कोई पूछ ले तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या इसके अंदर होता है। तो वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी ने बंगाल के अरबाड़ा के क्षतिग्रस्त साल वन के संरक्षण की एक योजना बनाई थी कि बंगाल के जो साल के वृक्ष है खत्म होते जा रहे हैं, क्षतिग्रस्त होता जा रहा है पूरा जंगल, इसको हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो वन विभाग के कर्मचारी जो है, एक अधिकारी जो उन्होंने इसका पूरा प्लानिंग किया था, क्या किया था वो देखने की वाली बात है, ताकि उसको हम लोग भी अप्लाई कर सकें। वहाँ ग्रामवासियों को अपनी इस योजना में सम्मिलित किया गया, गांव के लोगों के साथ चर्चा की गई और उनके सामूहिक प्रयासों से वह साल का वन समृद्ध हो गया, जो पहले बेकार पड़ा था। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, गांव वालों के साथ मिलकर पूरी वन की योजना बनाई कि कैसे साल के वृक्ष को वापस से पुनर्जीवित किया जाए, कैसे इस वन को हरा भरा वापस से किया जाए। इसके बदले में ग्रामवासियों को क्या दिया गया, इसके बदले में उन ग्रामवासियों को जिसको उन वन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन ग्रामवासियों को अपने पशुओं को चराने तथा कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने की अनुमति दे दी गई। इससे गांव वालों को भी लाभ मिल गया और साथ ही साथ हमारा जो साल का जो वन था अराबाड़ी जंगल, वो भी बहुत अच्छे से विकसित हो गया। इससे ग्रामवासियों को रोजगार के साथ साथ फसल का 25% उपयोग करने का अधिकार मिला। तो ये वन विभाग के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो दूरदर्शी अधिकारी हैं, उनकी योजना के माध्यम से जो है साल के वृक्ष को वापस से पुनर्जीवित किया गया। फिर साल का जो वन है उसको वापस से अराबाड़ी वन को वापस से हरा भरा कर दिया गया। तो ये है, इसीलिए सबसे बोला जाता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है वन्य सुरक्षा का, तो बंगाल का अराबाड़ी जंगल का एग्जाम्पल आप वहाँ पर दे सकते हो। ग्रामवासियों को भी मदद मिली, ग्रामवासियों ने यहाँ पर वन संरक्षण किया तो इसके बदले में उनको रोजगार भी मिला, साथ ही फसल का 25% उपयोग करने का अधिकार उन ग्रामवासियों को दिया गया जो इसके संरक्षण के लिए आगे आए थे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। अभी 10 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, ठीक है, तो आप वो स्पेशल क्लास ज्वाइन करेंगे। यदि यह वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि हमारे अभी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही हम लोग दिन पर दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहेंगे और जल्दी हम लोग 1 लाख का टारगेट भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।